बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। स्वाबी में भी नादरीन क्लाउड बर्स्ट हो गया है। ये हमने कभी सुना ही नहीं था कि क्लाउड बर्स्ट भी होता है और कभी इन चीज़ों के बारे में आइडिया भी नहीं था। लेकिन क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ये चीज़ें अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ। इससे पहले हम कई बहुत दूर दराज इलाकों से कभी कोई ऐसी खबर आ जाती थी, लेकिन कोई इतना नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब क्लाउड बर्स्ट होता है और देखें, एक एक बादल के ऊपर जो पानी मौजूद होता है वो बहुत बड़ी मिकदार में होता है और अचानक क्लाउड बर्स्ट होता है तो पानी बहुत तेजी से, जैसे कोई टैंकी फट जाती है या कोई सैलाब का बंद टूट जाता है या किसी बंद का, यानी सैलाब के लिए बंद टूट जाने का मतलब ये है जैसे कोई डैम है उसका बंद टूट जाए तो अचानक पानी निकल आता है। तो इसी तरह से जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो पानी एकदम फैल जाता है और बहुत तेजी से नदी नाले भर जाते हैं। अब स्वाबी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, अब तक की इतला के मुताबिक 18 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मवेशियों का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, लोगों की प्रॉपर्टीज का, गाड़ियों का नुकसान हुआ, वो अलग से है। खैबर पख्तूनख्वा में ये वाकयात तवातर के साथ हो रहे हैं और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी। मैं कई मरतबा पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान को जो दो बहुत बड़े मसाइल हैं उनमें पहला मसला जो है वो क्लाइमेट चेंज का है। अगर हमने अपने माहौल को ठीक ना किया तो हमारे पास रहने की जगह नहीं बचेगी। और दूसरा एक बड़ा मसला पाकिस्तान में पोलराइजेशन का है, यानी ये जो इंतहा पसंदी एक पाकिस्तान में फैल गई है वो एक बहुत बड़ा मसला है। उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनको आप वक्त के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो लंबी चलती भी रहें तो आप उनके साथ लड़ते लड़ते 5 साल में 6 साल में एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देनी है, उन्हें दीवार के साथ लगाना है या उन्हें उनके असल काम में वापस भेजना है। ये अगर जल्दी नहीं भी होगा तो पाकिस्तानी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज का मामला या इंतहा पसंदी का मामला, इसका हल होना बहुत ज़रूरी है और पूरी कौम की मदद चाहिए होगी। लेकिन कौम इकट्ठी होगी तो मदद करेगी ना। कौम को तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तकसीम किया हुआ है सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो स्वाबी में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके अलावा कराची पूरा का पूरा ऐसा लगता है डूब गया। जो मकामी लोग हैं या जर्नलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि 70 मिलीमीटर बारिश हुई है वहां पे कराची में। और उसके बाद मनाजिर ये हैं कि हर तरफ सड़कें जो हैं वो डूब गई हैं, गाड़ियां डूब गई हैं, मोटरसाइकिलें बंद पड़ी हैं। लोग जो हैं वो यानी काफ़ी 2-2, 2.5 फुट पानी के अंदर लोग गुजर रहे हैं। ये कराची के अंदर हो रहा है। लोगों की इमलाक का नुकसान हो रहा है, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन आप देखें लगातार कराची को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। कराची के नाले जो हैं वो उनकी सफाई नहीं की जाती, जो फंड मिलता है उसको खर्च नहीं किया जाता। सारा साल पैसा अयाशी में उड़ा दिया जाता है और बरसात में आगे सारा मामला एक्सपोज हो जाता है। फिर बीमारियां फैलती हैं, मच्छर आते हैं, डायरिया फैलता है, मलेरिया फैलता है और हर दफा बारिशों के बाद ये होता है। तो कराची भुगत रहा है बेचारा। हालांकि कराची कभी भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालता, लेकिन कराची भुगत रहा है। अब तो सिंध भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालता, लेकिन सिंध भी भुगत रहा है। यानी जो सिंध के हारी हैं उनका पानी आसिफ अली जरदारी साहब ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, जहां पे जर्नैलों के रकबे हैं रेगिस्तान में, वो वहां भिजवा दिया। यानी जहां पे पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स रिटायर होते हैं तो उनको रकबे दिए जाते हैं। भावलपुर में, भावलनगर में उनको रकबे दिए जाते हैं, चोलिस्तान में। अब वो सारे इलाके जो हैं वो रेगिस्तान है। अब उन इलाकों को सैराब करने के लिए जो सिंध की जरखेज ज़मीनें, जहां पे सदियों से सिंध के हारी जो है वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जरदारी साहब ने वो सारा पानी दे दिया उनको कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये पानी ले जाए और जितने जर्नैल रिटायर होते हैं उनके रकबे सैराब होने चाहिए, अवाम की खैर है। तो सिंधियों के साथ भी इन्होंने ज्यादती की है, कराची वालों के साथ भी ज्यादती की है और कराची एक बार फिर डूब रहा है। लाहौर और पेशावर में जो है वो 200 मिलीमीटर बारिश भी हो जाती है ना, फिर भी ऐसा नहीं होता जैसा यहां पे हम कराची में होता हुआ देख रहे हैं 70 मिलीमीटर बारिश में मुबैना तौर पे। तो अब ये सूरत हाल है। सैलाब मुतासरीन के लिए जो वफाक ने अभी तक इमदाद की है खैबर पख्तूनख्वा को, जरा उसका डाटा भी आया, मैं डाटा आपके साथ शेयर करता हूं। ये जरा आप डाटा चेक करें कि जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जो सामान अभी तक वफाकी हुकूमत ने दिया है। वफाक ने अभी तक मदद में, ये मुजम्मल असलम साहब बता रहे हैं, 200 टेंट दिए हैं, 5 जनरेटर दिए हैं, 5 डी वायरिंग पंप दिए हैं, 500 कंबल दिए हैं, 10 शेल्टर और 1 ट्रक अद्वियात का पहुंच चुका है और एक रास्ते में है। अब मैं आपको यह बात बताता हूं नाजरीन, देखिए कोई, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि ये वफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ये सामान तो भेजा है, लेकिन एक बड़ा सच है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इतना सामान हम अपने एक कैंप से रोजाना भिजवा देते थे। जब 2022 में फ्लड आया हुआ था ना, तो हमने मुख्तलिफ जगह पे कैंप लगाए हुए थे। इससे ज्यादा सामान हम एक कैंप से रोजाना रवाना कर देते थे।
ये अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गवाह है कि इसने जितनी दफा हमें कहा कि हमें खैमे चाहिए तो 200-300 खैमा मैं रोज भेज देता था इन्हें। इसी तरह हम खैमा भिजवाते थे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, तो इससे कई गुना ज्यादा सामान तो हमारे कैंपों से निकलकर जाता था। मैं एक आदमी था, यह पूरी रियासत है, इनके पास बेशुमार पैसा है। अवाम का पैसा जब आप अवाम के ऊपर खर्च करते हैं ना, एक एक रुपए का आप हिसाब रखते हैं और अपनी जेबें भी आप टटोलते हैं, तो अल्लाह ताला बड़ी बरकत डाल देता है। यहां इनके पास अरबों रुपए के फंड है और सामान इन्होंने भेजा ऊंट के मुंह में जीरा। ये इन्हें अवाम की फिक्र है और ये इनके हालात है। नाज़रीन, अब माफी वाले मामले पे जरा वापस आ जाए। वहां पे एक आलिम दीन ने बात की है, कम से कम पहली बात हो गई, मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जरा आप उनके स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान की बहनों का इस पर रद्द-ए-अमल क्या आया माफी वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी जिना हाउस का तो इन्होंने सिर्फ चूरन बेचा हुआ है कौम को, ये दरअसल बानी पाकिस्तान के खिलाफ है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के खिलाफ है। इन्होंने फातिमा जिना के साथ जो किया वो सब जानते हैं। ये कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल का आहिस्ता आहिस्ता वजूद ही गायब करना चाहते हैं। अब हमने फैसला किया कि गाड़ियों पर कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल के स्टिकर्स लगाएंगे, हाथ में तस्वीर उठाएंगे। ये कायदे आज़म के खिलाफ हैं, फलस्तीन का झंडा उठाने पर जेल हो जाती है। ये अलीमा खान साहबा ने बताया कि जनाब ये जो रियासत है, ये एस्टेब्लिशमेंट, और ये मैं आपको सच बता रहा हूं, ये बात और लोग भी इसकी गवाही देंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना से बड़े सीरियस इश्यूज हैं। एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा से कायदे आज़म और उनके नजरियात से इश्यूज थे। कभी भी कायदे आज़म की वो तकारीर या वो बयानात या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना से जो उन्होंने बातें खास तौर पर बताई थी, फौज के हवाले से, इंतजामिया के हवाले से, सियासत के हवाले से, सियासत में मुदाखलत के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारियों के हवाले से, वो बातें कभी भी ये मंजरे आम पर नहीं आने देते। उन्हें कभी भी माशिरत उलूम की किताबों का हिस्सा नहीं बनाते। ये नहीं बनाते कि कायदे आज़म ने कहा था कि फौज का काम सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी है और वो भी आपको सिविलियन हुकूमत जो हुक्म देगी वो आप करेंगे, आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं है। माशिरत उलूम की किताब में कभी भी कोई आर्मी चीफ ये लिखने नहीं देगा, ना कोई DGISPR ये बात माशिरत उलूम की किताब में लिखने देगा, ना आपको बताएगा। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना जो हैं वो इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और अब उन्होंने ये फैसला किया कि जहां बाकी सारे मसले हल किए जा रहे हैं तो कायदे आज़म का मसला भी परमानेंटली हल कर दिया जाए। और हल करने के लिए जो पहला तरीकाकार है, जो आगाज है, वो इस 14 अगस्त को हुआ है, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का नाम लेने पर ही पाबंदी लग गई थी, उनकी तस्वीर लगाने पर पाबंदी लग गई थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस मर्तबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के नाम को नीचा करके दिखाया है। तमाम सियासतदानों को बाउंड किया गया कि तुमने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना है पाकिस्तान बनने के दिन पे, तुमने किसी ने भी कायदे आज़म का शुक्रिया अदा नहीं करना, अल्लामा इकबाल का शुक्रिया अदा नहीं करना। और हमने होते हुए देखा, उनका फोटो नहीं लगाया, अखबारात के इश्तिहारात में उनकी तस्वीरें गायब की गई। अब जो PTI वाले उठाते हैं तस्वीरें तो उनके ऊपर भी पर्चे कर देते हैं। और पर्चे कौन से करते हैं? दहशतगर्दी के मुकदमात किए जा रहे हैं उनके ऊपर। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? CCTV फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो। ये अलीमा खान साहिबा का बयान है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं। अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? CCTV फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ। लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। अच्छा जी, माफी वाले बयान पे ये इमरान खान साहब की बहनों का रद्द-ए-अमल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं। कल बजरिया फैसल वाडा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने उस मौकिफ से भाग गई जो मौकिफ सुहेल वड़ाइच साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है, लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कहां गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं। और जाली मुकदमात भी इतने हैं कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है
कि 500 से जायद, लगभग 500 इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया, एफिडेविट साइन करने के हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। इमरान खान का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए। इतने मुकदमात आज तक पाकिस्तान में किसी पे दर्ज नहीं हुए जितने इमरान खान साहब को जेल में बंद करके दर्ज किए गए उनके खिलाफ। अब आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश कि इमरान खान साहब माफी मांगे, लेकिन ये ख्वाहिश नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मैं अभी आपको एक और जगह से साबित करके देता हूं। मैंने एक वीडियो निकाल के रखी हुई है। 7 मई 2024 को डीजी ISPR साहब ने, एक अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सवाल किया गया डीजी ISPR साहब से कि जनाब इमरान खान साहब PTI कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा और कैसे निकलना है, ये वो पहले उन्होंने बहुत बुराइयां की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डीजी ISPR ने। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया था, वो जवाब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना मर्जी भाग जाए, बातें इनके मुंह से निकल आई हैं। और डीजी ISPR ने अपने मुंह से माफी वाली बात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करार दिया था, किन अल्फाज में ये बात की थी। क्योंकि देखे ना, 2024 में इन्होंने जाली हुकूमत बनाई थी, नया नया कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि तुम देंगे, फड़ देंगे, नहीं चढ़ांगे। फिर इन्हें इस बात का भी आइडिया था, इन्हें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत रहा, तब जो बाइडेन बैठा हुआ था, तो इनका तो कॉन्फिडेंस ही कहीं से कहीं पहुंचा हुआ था। तो अब जरा आप ये देखें कि उस वक्त डीजी ISPR ने कहा था, और जो कहा था उसके ऊपर आज भाग रहे, कह रहे हैं जी हम माफी कैसे मंगवा सकते हैं, हमने माफी का कहा ही नहीं, ये तो कानूनी मामला हैं। फैसल वाडा के जरिए से लॉन्चिंग हो रही है ना। लेकिन आर्मी चीफ ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया उसकी एक गवाही आज से 1 साल पहले, बल्कि 1.25 साल पहले, 1.5 साल होने वाला है, डीजी ISPR ने खुद दी। जरा ये सुने आप क्या कहा था। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। अब ये सियासत भी सिखाएंगे, ये बताएंगे नफरत की सियासत क्या होती है और तामीरी सियासत क्या होती है। सारी जिंदगी इन्होंने नफरत फैलाई है, और ये नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, वो 10% है, वो 20% है, वो जो है कौमी सलामती के लिए खतरा है, फलां भी कौमी सलामती के लिए खतरा है। क्लाशनकोफ इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आई, खुद कुछ बम्बार इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आए। नफरत फैला के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आज बलूचिस्तान नफरत की आग में जल रहा है। वो बच्चे बच्चियां आके सड़कों पर इस्लामाबाद की बैठे हैं, उनसे बात करने को कोई तैयार नहीं है। उन्हें 35 दिन हो गए हैं बलूच मुजाहिरीन को, वो वहां बैठे हुए। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसने ये सारी नफरत इस मुल्क के अंदर फैलाई, तमाम सियासी लीडरों को जो जो उनके खिलाफ गए उन्हें जेलों के अंदर बंद किया, उन पे झूठे मुकदमात किए। आज वो कह रहे हैं जी कि नफरत की सियासत बंद करें और तामीरी सियासत करें। तामीरी सियासत तो यही कि सबको बूट पॉलिश पे लगा दें। तो इमरान खान तो बूट पॉलिश नहीं करता फिलहाल आज की तारीख तक, वो तो कह रहा है तो मैं तो जूते पॉलिश नहीं करता। अब ये एक सबूत है, मैंने आपके सामने रख दिया कि डीजी ISPR ने अपने मुंह से माफी का मुतालबा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जो अल्फाज मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब और जो नून लीग के लोग इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वही अल्फाज डीजी ISPR ने इस्तेमाल किए। जरा ये अल्फाज सुने आप। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए, सियासी इंतशारी टोला, ये अल्फाज डीजी ISPR ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बोले, और बाद में कहा कि माफी मांगे और सच्चे दिल से माफी मांगे। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये सच्चे दिल से माफी क्या होती है। कारी जवार बहादुर साहब है नादरीन, ये वाकई अपने नाम की तरह बहादुर भी है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया जो आर्मी चीफ ने सुहेल वड़ाइच के जरिए से कुरान पाक की एग्जाम्पल दे के जो इबलीस वाला एक मसला पेश किया था, उस पर इनका जो जवाब है आर्मी चीफ के लिए, जरा ये सुन लें। अब अगर कोई बंदा खुदा बनना चाहे कि जो मुझसे माफी मांग ले वो बरी, जो मुझसे माफी मांग ले वो फरिश्ता, जो मुझसे माफी मांग ले वो नेक, और जो मुझसे माफी ना मांगे वो शैतान, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। बाकी सारी चीजों की माफी हो जाती है, तकब्बुर की कोई माफी नहीं। जो जेलें काट रहे हैं उन्हें कौम हीरो समझ रही है,
और आप उन्हें शैतान करार दे रहे हैं। कारी जवार बहादुर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आर्मी चीफ को जवाब दिया। चले कम से कम कोई एक आलम दीन तो है जिसने हिम्मत की और हौसला किया और आर्मी चीफ को वापस उसी तरह जवाब दिया जिस तरह उन्होंने एक अवामी लीडर की तौहीन की कि तुम मुझसे माफी मांगो। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसको मजीद एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हिचकिचा रही है इमरान खान साहब के बारे में केस सुनने के हवाले से। सलमान सफदर साहब ने यह केस किया हुआ है, इससे पहले यह केस लगा तो फिर तारीख दे दी गई, फिर लगा फिर तारीख दे दी गई। अब यह केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और केस को कल तक के लिए इसलिए मुलतवी किया गया कि चीफ जस्टिस ने कहा जी सलमान सफदर जो बैरिस्टर हैं उन्होंने कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी हैं, तो मैं ये दस्तावेजात पढ़ना चाहता हूं, मुझे ये दस्तावेजात पढ़ने के लिए एक दिन दिया जाए। तो एक दिन के बाद कल 10:30 बजे ये दस्तावेजात पढ़ के मैं आऊंगा और फिर मैं इस केस को सुनूंगा। सलमान सफदर साहब कहते रहे सर कोई इजाफी दस्तावेजात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं, रूटीन मैटर है, ये तो जमा होते रहते हैं, आते रहते हैं। ये तो जब केस चल रहा होता है तो केस के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया जाता है, उसी वक्त जजेस निकाल के सामने देखते रहते हैं, साथ साथ केस सुनते रहते हैं। मेरे अपने केसेस में हुआ, बार बार हुआ, बहुत सारे और केसेस में होता है। मैंने ये मियां अली अशफाक साहब से सीखा कि वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले देते थे और साथ निकाल कर वो सामने रख देते थे और जज साहब को बताते थे कि सफा नंबर इतना खोलें, वहां पे ये लिखा हुआ है, तो जज निकाल के उनको पढ़ते थे। ये तो एक नॉर्मल चीज है, ये ड्यूरिंग द केस ये चीजें होती हैं। वो ये कहते रहे कि सर बात सुनिए, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कुछ नहीं है, लेकिन जज साहब ने कोई बात ही नहीं सुनी। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं नहीं ये अब मैं कल ही सुनूंगा, मैं इनको पढ़ के आऊंगा और फिर करूंगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ा खौफनाक कानून पास कर दिया गया है और ये पूरा का पूरा निजाम जो है ना वो अब एक अलग ही तरफ जा रहा है। यानी आपको इस लेवल का जबर और फस्तायत कभी दिखाई भी नहीं दी होगी, इस लेवल के इंसानी हकूक की पामालियां आपने कभी सोची भी नहीं होंगी जो अब ये पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। सेनेट ने 3 साल के लिए एक नया कानून पास कर दिया। उस कानून के तहत फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को यह इख्तियार दे दिया गया है कि वो सिर्फ शुबा की बुनियाद पे, शक की बुनियाद पे कि इस बंदे पे मुझे शक है, यार ये तो वही बात होगी ना कि इस पे मुझे शक है, इस पे मुझे शक है, इस पे मुझे शक है। तो इस हुकूमत को तो सारे गालियां देते हैं, तो सब पे शक करेंगे ये। इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट के सारे दुश्मन हैं, तो क्या ये पूरे पाकिस्तान पे शक करेंगे? सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर फौज को और सिविल आर्म फोर्सेस को यह इख्तियार दे दिया गया है कि वो कौमी सलामती या सिक्योरिटी के खिलाफ किसी भी सरगर्मी पर 3 माह के लिए किसी भी बंदे को उठा के कैद में डाल सकते हैं। कोई पूछने वाला कोई मां बाप नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। 3 महीने के लिए उठाया, बंदा उठा के अंदर डाल दिया। और मजीद यह है कि उसको 3 महीने मजीद भी अंदर रख सकते हैं, यानी 6 महीने तक बंदे का कोई पूछने वाला नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। जिस पे शक होता है, मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो तनकीद कर रहा है, इन्हें पसंद नहीं आ रहा, वो ये तो कौमी सलामती का मसला बन गया, उठाओ इसको डालो जेल में। अब उसको उठाया, इस कानून के तहत उसको जेल में डाल दिया, बंद कर दिया उसको। अब 3 महीने तक उसकी जमानत नहीं हो सकती, 3 महीने तक कोई उसको पूछ ही नहीं सकता। 3 महीने के बाद देखा बंदा सेट हो गया, हालात बेहतर है, नहीं चलो 3 महीने और अंदर रख दो, फिर 3 महीने अंदर रख दिया। उसके बाद जनाब फिर कानून हरकत में आएगा, छूटते छूटते उसको फिर 2 महीने लग जाएंगे। जब वो बंदा बाहर आएगा महीने के बाद फिर कहेंगे नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं, फिर 3 महीने के लिए अंदर। तो ये किसी को भी चाहेंगे जब तक दिल करेगा अंदर रख लेंगे। ये कानून पास किया सेनेट ने, इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान की इस वक्त के जो सेनेटर्स हैं, इस वक्त के जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, ये वो गड्ढे खोद रहे हैं जिनमें ये खुद गिरेंगे। ये वो तबाही फेर रहे हैं जो इनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये तमाम वो इख्तियारात दे रहे हैं फौज को और इदारों को जो इख्तियारात कल को इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, और ये जरूर इस्तेमाल होंगे। ऐसा नहीं है कि ये बच जाएंगे इन चीजों से। नाज़रीन, जापान में तो टिकटॉकर टका के टिकटॉक्स बना रहे हैं, पैसे शैसे बहुत लगा दिए हैं, लेकिन उनकी मट्टी ठीक प्लीत की है वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने। जहां वो जाते हैं उनको ओवरसीज पाकिस्तानी टकर जाते हैं। ना उन्हें जापानियों ने मुंह लगाया और ना पाकिस्तानियों ने। यानी ये 2-2, 3-3 दर्जन बैठे होते हैं, सामने 1 या 2 जापानी आते हैं, 3 जापानी आते हैं, वो आकर इनसे बात करते हैं और चले जाते हैं। कोई काबिले जिक्र जापान की शख्सियत ने मुलाकात नहीं की। ये कभी इस टाउन में फिर रहे हैं, कभी उस हॉल में फिर रहे हैं, कभी वहां बंदरगाह की सैर करने चले गए हैं, तो टका के टिकटॉक्स बन रही हैं। सबने अपना अपना एक जो है फैंसी ड्रेस शो एक चल रहा है फुल मेकअप के साथ, और वहां पे नाज़रीन, और मैं वो मेकअप के साथ इसलिए कह रहा हूं कि वो
एक फिल्टर होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं कैमरा में, ये वो वाले फिल्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेकअप फिल्टर्स। वैसे सबका हक है जो मेकअप करना चाहे वो करे, ये सबकी अपनी जाती और निजी जिंदगी है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट जो है ना वो कौम के खर्चे से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट अपने खर्चे पे बाहर जाना चाहिए। भारत बंदे वहां पहुंचा दिए, ना जापानियों ने मूड गया ना पाकिस्तानियों ने मूड गया, सबको पता है जाली है, फारग है, ना इनके पास अवाम का मैंडेट है, ना इनके पास इखलाकियात है। और बेशर्मी और ढिठाई की हद यह है कि पाकिस्तान में इश्तिहार लगवा रहे हैं। एक तो टिकटॉक्स के लिए कौम के पैसे से करोड़ों रुपए खर्च करके बाहर चले गए, फिर करोड़ों रुपए के इश्तिहार भी पाकिस्तान में देने के जनाब कौम के लिए बाहर गए हैं। भैया आपकी तुक्की नहीं बनती। एक ब्यूरोक्रेट बाहर जाता है और जाकर चीजों के फैसले करके आ जाता है, ये मुंह उठा के खुद पूरा टब्बर लेके, साथ अपने जनाब मुलाजिम लेके, साथ अपने वो मेकअप आर्टिस्ट लेके, साथ में अपनी सहेलियों को लेके ये निकल के हमने जनाब इंजॉय करना है। और वो इंजॉय नजर आ रहा है होता हुआ, कौम के पैसों पे इंजॉय हो रहा है। इधर पाकिस्तानी डूब रहे हैं, इधर पाकिस्तानी जो है वो मार खा रहे हैं, इधर गुर्बत बेरोजगारी बढ़ रही है, वो उधर अय्याशी ही खत्म नहीं हो रही। और अय्याशियों के विजुअल्स आपको बाकायदा स्लो मोशन के अंदर स्लोमोस बना बना के भिजवाए जा रहे हैं। अब आर्मी चीफ ने सुहेल बड़ाइच के साथ यह भी दावा किया था कि जनाब 2-2 अरब डॉलर कोई रेकोडिक से आना शुरू हो जाएंगे। अब ताजा खबर के मुताबिक ये मुजम्मल असलम साहब ने दी है, वो बता दें कि रेकोडिक प्रोजेक्ट भी 2028 की जगह अब 2029 से शुरू होगा। ये एक और झटका लग गया। यानी वो तो कह रहे थे कि अगले साल से पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ये तो प्रोजेक्ट और आगे चला गया है। तो जब प्रोजेक्ट भी आगे चला गया तो पैसे कैसे आएंगे? फिर बात करेंगे और चीजें भी। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।